हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवल के बारे में, जिस अरुंधति रॉय के द्वारा जो है ये लिखी गई है नॉवल। साथ ही इस वीडियो में मैं पूरा जो है इसकी समरी को जो है एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, क्योंकि ये जो है नॉवल है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन वगैरह में भी जो है वो कंसिडर किया जाता है, पूछा जाता है। एंड गाइज, ये जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं ये आशा करूँगा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा एंड आई होप कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो और पूरा जो है वीडियो समरी में होगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स बिगिन। सो गाइज, वीडियो में बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कुछ चीज़ें कि ये जो है ये जितने भी आपको हो गए PDF वगैरह मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अपलोड कर दूँगा। साथ ही जो है इसको जो है मैं रीड आउट करके जो है वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगा, या आप चाहें खुद से पढ़ना चाहें तो इसके PDF से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। अम्मू की कहानी तथा धनी और निर्धन के बीच की लड़ाई। यह उपन्यास एक असहाय और एकाकी महिला अम्मू की है, जो पति द्वारा परित्यक्ता, अपने परिवार द्वारा पूरी तरह उपेक्षित, अपने दुर्भाग्य का सामना करती है। उपन्यास उसके गुजर बसर करने के लिए सतत संघर्ष को प्रदर्शित करती है। वह संघर्ष करती है, दुर्भाग्य को पीछे धकेलती है, किंतु अंत में वह उस पर किए गए असंख्य आघातों के आगे हथियार डाल देती है। कहानी धनी और उच्च पदस्थ तथा निर्धन और कमज़ोर के बीच की लड़ाई को दर्शाती है। इस तरह बड़े आदमी इटलीवासी और छोटे आदमी मोमबत्ती का परिणाम स्वरूप बड़े आदमी पपाची, बेबी, ओचम्मा, नाको, टॉमस, मैथ्यू और कॉमरेड पिल्लई के ईश्वर तथा छोटे आदमी अम्मू, वेलुता, राहेल के ईश्वर का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ जो है वो आपको कहानी का जो है वो समझाया गया है कि किस तरह से जो है वो हमें यहाँ पे धनी और निर्धन के बीच की जो है लड़ाई दिखाई गई है। अम्मू की कहानी के बारे में बताया गया है, वो आप लोग आगे देखोगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो है अम्मू का दुख भरा बचपन के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो आगे जो है वो मैं कंटिन्यूसली रीड आउट करूँगा। ठीक है ना। चलिए, उपन्यास के केंद्रीय पात्र अम्मू का पपाची और ममाची की पुत्री के रूप में बड़ा तीखा चित्रण किया गया है। उसका भाई चाको था। वह उस कठोर रुस्ता की साक्षी थी जिससे उसका पिता और उसकी माँ को दंडित किया करता था। वह पिता और उसके माँ को पीतल के बर्तन जैसे चमचा या संडासी से पीटा करता था। अम्मू ने अपने पिता के तीव्रतम क्रोध को उस समय देखा है जब उसे जूते के उस जोड़े के जिसे अपने अम्मू ने अपने लिए खरीदा था फाड़ कर फेंक दिया। उसे उचित शिक्षा से भी वंचित किया गया, क्योंकि पपाची मानते थे कि लड़कियों के लिए यह अनावश्यक है। पपाची विभक्त मानसिकता रोग से पीड़ित थी। उसके परिणाम स्वरूप कभी कभी तो यह शिष्टापूर्वक बोलते थे, व्यवहार करते थे, लेकिन कभी कभी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए आतताई बन जाते थे। उसका विवाह, यानी कि उसके विवाह के बारे में बताया गया है। अम्मू अपने भावी पति से कलकत्ता में मुलाकात हुई जब वो वहाँ एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। उसका पति भी वहाँ शादी में शामिल होने के लिए आया हुआ था। वो छुट्टियों के दिनों में आसाम से आता है, जहाँ वह एक चाय का बागान का सहायक मैनेजर है। अम्मू उसके साथ विवाह करने के लिए बहुत ही उतावली थी, क्योंकि वह सोचती थी IMNAM में लोग उसकी इच्छा को अनुमोदन नहीं करेंगे। अतः उसने अपने माता पिता के निश्चय की सूचना देते हुए पत्र लिखा, किंतु उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उसके विवाह की भयानकता। तो गाइज, आई होप कि आप जो है ये स्टोरी यहाँ तक समझ रहे होंगे कि उसकी विवाह हुई और किस तरह से जो है वो चीज़ें हुई। आगे जो है वो आप लोग देखिए। जल्द ही उसने समझ लिया कि उसने यह विवाह करने का अपने जीवन का सबसे बुरा निश्चय किया है। जिस आदमी से उसने विवाह किया था वो शराबी था, और अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए वो अपने बॉस श्रीयुत टॉलिक की दैहिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए एक हद तक चला गया। इस संधि बेलक अम्मू पूरी तरह आघातित है। उसे ऐसा लग रहा है कि मानो वह कढ़ाई से निकल कर चूल्हे में कूद पड़ी है। यह अत्यंत अपमानजनक और मानहर घटना के कारण वह अपने पति को अविराम नफरत करने लगी। इसकी अवस्था में और पति के साथ कहे सुनी के बाद उसने पति को एक किताब फेंक कर मारी और अपने जुड़वा बच्चे राहेल एंड एस्था को लेकर घर छोड़ दिया। वह IMNAM अपने मायके वापस आ गई। IMNAM यहाँ पे बता दूं कि एक जगह का नाम है जहाँ पे वो लोग रहते थे, और राहेल एस्था जो है वो ट्विंस बच्चे थे। उसके माँ बाप की उसके और बच्चों के साथ लापरवाही ये देखकर भौचक रह गई कि उसके माँ बाप और भाई भी उसके साथ
उसके तथा उसके बच्चों की उपेक्षा कर रहे हैं। अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर उसके आंखों में सचमुच के आंसू गिरने लगे। वो बच्चे ऐसे लग रहे थे कि मानो छोटे घबराए हुए दो मेढक हों। एक दूसरे को संगीत में बाह डाले राजपथ पर द्रुत गति से जाते हुए ट्रैफिक में प्रपात में मंद कदमों से जा रहे हो। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उसके पिता ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि एक अंग्रेज किसी स्त्री के कभी सील भंग नहीं कर सकता। उसके भाई ने उसके बच्चों को यह कहकर मजाक उड़ाया कि एस्ता और राहेल अशिष्ट रूप से स्वस्थ हैं। माँ बाप का पक्षपात पूर्ण रुख। चाको तो उस उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड चला जाता है। ये चाको जो है वो अम्मू का भाई है, ठीक है, किंतु अम्मू को भारत में ही उच्च शिक्षा के लिए मनाही कर दी जाती है। चाको एक अंग्रेजी महिला से विवाह कर लेता है और उसकी ऑक्सफोर्ड में जन्मी पुत्री है सोफ़ी मोल। ये आप लोग ध्यान में देंगे कि यहाँ पे जो है वो उसके जो है शादी कर ली, अपना ऑक्सफोर्ड में जा गए और वहाँ से जो है वो इसकी पुत्री जन्म हुई, उसका नाम है सोफ़ी मोल्स। इस विवाह का समुत्कर्ष चाको और मार्गरेट के तलाक में होता है। इसके बाद चाको आयरन मैन लौट आया। वह सारे आयरन मैन के घर में अपने अधिकार में ले लेता है और अपने पिता को और अपना अधिकार का दावा सारी आयरन मैन के घर के जायदाद पर करता है। यहाँ तक कि वो अपने बहन को अब उसके हिस्सा से वंचित कर देता है। वो कहता है जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। यह उसकी समाज में व्याप्त लाक्षणिक निजता और पौरुष से अहंकार को दिखाता है। अम्मू 24 साल की आयु पर जब उसने वैवाहिक सुख और जीवन के अन्य आनंदों को सुखोपयोग किया होता है, एकाकी छूट गई है। वो अपने मौन और एकाकीपन की घड़ियों नदी किनारे बिताया करती और अर्धरात्रि में तैयारा करती थी। बूढ़ी अविवाहित बेबी कोचम्मा उसका निरंतर उपहास करती और ताने मारती कि एक विवाहित स्त्री के लिए मायके में कोई स्थान नहीं है और इससे भी अधिक बुरी स्थिति एक तलाकशुदा स्त्री की होती है जिसके लिए कोई जगह है ही नहीं। वेलुथा से भेंट। यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस होगा, जो है वो वेलुथा, वो आप लोग आगे देखेंगे। इसके बाद अम्मू की मुलाकात वेलुथा से होती है और उन दिनों के बीच इस हद तक संबंध विकसित हो जाता है कि वो पापपूर्ण संबंध में भी संलग्न हो जाते हैं। वेलुथा एक अछूत किंतु विचक्षण कारीगर था। उसकी विद्रोही आत्मा कठोर, कभी न झुकने वाली और दुर्जय थी, जिसने अम्मू को जो नर्स का काम करती थी तत्क्षण प्रभावित कर दिया। लेकिन उससे संबंध का एकाएक ही बड़ी जल्दी अकस्मात अंत हो गया जब वेलुथा के पिता वेलुथा पपिन ने उसे दोनों साथ साथ देखा। उसने तुरंत अम्मू की आंट बेबी कोचम्मा को इसकी खबर दी। उन्होंने अम्मू को कमरे में ताला लगा बंद कर दिया। वेलुथा को थाने ले जाया जाता है और जहां उसे निर्दय यातना दी जाती है और इस हद तक पीटा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उस पर सोफ़ी मॉल की हत्या करने का मिथ्या अभियोग लगाया जाता है, जो सोफ़ी मॉल डूब जाने के कारण प्राकृतिक मौत से मरी थी। यहाँ तक कॉमरेड पिल्लई ने भी, जो आईएमएन के नेता था, उसने बचाने की मदद नहीं की। बावजूद उसके वो पार्टी का कार्यकर्ता था। अब वह अम्मू वेलुथा को थाने गई तो सिपाहियों ने उसका एक वेश्या कहकर अपमान किया, क्योंकि वह संबंध को बड़े तिरस्कार और दृष्टि से देखते थे। बेबी कोचम्मा ने भी जुड़वा बच्चों को इस तरह लिखाया पढ़ाया कि वो थाने जाए, वेलुथा के विरुद्ध बयान दें और सच्चाई को छुपा लें। जुड़वा बच्चों का अलगाव। एस्था और राहेल का आईएमएन में गृह में बहुत दमघोटू अलग थलग और पुरानपंथी जीवन जीना पड़ रहा है। परिणाम यह होता है कि एस्था, जो इन दोनों में से अधिक विनम्र है, कटा और उत्साहित हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे एस्था जो है वो बॉय है और राहेल जो है वो एक गर्ल है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोनों जो है वो आपका ट्विंस हैं, ठीक है। चलिए, राहेल एक ऐसी लड़की थी जो उन दो में से अपनी माँ की तरह अधिक आक्रामक, अहमन्य और विद्रोही थी। बच्ची के रूप में वो 3 मौन प्रतिक्रियाएं दिखती है कि वो अपने चारों ओर नष्ट की रही कट्टरवादी और पुरानपंथी अवस्थाओं से कितनी विरुद्ध थी। प्रथम तो
देखा जाता है कि वो अन्य लड़कियों को जानबूझकर यह जानने के लिए अपने को टकराती और कि उसके वक्षों में दर्द होता है या नहीं। दूसरे देखा जाता है कि वह एक कंडे के फूल को सजाती है, और तीसरे यह देखा जाता है कि हॉस्टल के अधिष्ठात्री का जूड़ा जलाते दिख जाती है। ये तीनों घटनाएं उसकी प्रतीकात्मक आपत्तियां हैं। पहली घटना हमें उसके अपने अधिकार जताने में निर्भीकता तथा उसके अंतरतम इच्छाओं को बताती है। यह यथेष्ट रूप से साहसी है और अपनी जिज्ञासु को संतुष्ट करने के लिए साधनों को लेकर परीक्षण करती है। दूसरी घटना हमें बताती है कि जो निकृष्ट और घृणित है उसे अंगीकार न करना, जीवन में न उतारना, और इस तरह वह समाज में स्वस्थ मूल्य को जो सर्वदा उच्च पदस्थ और बलवानों को जोड़ देते हैं उलट देती है। तीसरी घटना समाज में फैले मिथ्या और अहंकार और कृत्रिमता के विरुद्ध में अपनी आपत्ति दर्ज करती है। राहेल के मन में जीवन पर्यंत प्रेम और वह अतृप्त इच्छा भटकती रहती है, और इसके लिए वह बचपन में सदा पिपासातुर थी। वह एक खंडित गृह की बच्ची थी और बस एकमात्र अपनी माँ की बेटी, और यद्यपि उसे प्यार देने की सक्षम थी, लेकिन अपने परिवार के उपेक्षापूर्ण रुख के कारण दे नहीं सकी थी। वह एक उपेक्षित बच्ची थी और सारी जिंदगी उसे प्यार का दुलार के लिए जिसकी मांग कोई भी बच्चा अपने भरोसे कर सकता है ललायित रहती है। इस तरह उसका उपेक्षित व्यक्तित्व उसे एक विद्रोहिणी महिला बना देता है जो समाज के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करती। 31 बूढ़ी नहीं, जवान नहीं, किंतु एक जीने योग्य और मरने योग्य आयु। ये भी वह आयु है जिस आयु और वह जीवन स्तर पर राहेल की माँ का स्वर्गवास हुआ। यह समय राहेल केवल 13 साल की थी। कदाचित इतनी सी आयु में राहेल ने जीवन के सारी रुस्ताएँ देख ली थी जिन्हें संभवतः एक बच्चे को नहीं देखना चाहिए। उसे अपने अनेकानेक पीड़ाएँ देखी जो उसकी माँ ने सहा। वह अन्याय देखी जो माँ बाप, पति और चतुर्दिक समाज ने ढाए। आयमनेम गृह के लोगों ने अज्ञान भरा उपेक्षापूर्ण रुख से वो लोगों को अपनी बेटी और उसके 2 निर्दोष बच्चों से ज़्यादा परवाह नहीं करते। उसमें वेलुथा के थाने में भयोत्पादक अवस्था देखी जो उसके साथ उसने सभी अपने विश्वासघात किया था, और उसने राहेल अपने को भी उत्तरदायी मानती है। चूँकि दोनों बच्चों के मन में बेबी कोचम्मा ने इस तरह धो दिया था कि वो थाने में झूठ बोले। ये सारी स्मृतियाँ आकर उसके मन में मंडराती हैं और 2 स्वप्न की तरह बार बार आती है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह एक स्कूल में से दूसरे स्कूल जाती रही। अंत में उसका असफल विवाह हुआ और उसके पास आयमनेम के परिवार के लोगों द्वारा उपेक्षित बचपन की यादें थी। तो गाइस यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हो कि जो है राहेल का एज जब 13 ईयर्स था तो यहाँ पे अम्मू की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे काइंड ऑफ जितने भी हैं वो कैरेक्टर वाइज जो है वो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है, एंड आई होप कि ये जो है वो सिस्टमेटिक वे से है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एस्था के पास आघात झेलने के अनुभव हैं जो सारे जीवन उसके मन में मंडराते रहे हैं, जो उसकी बाहरी दुनिया के अधिक संपर्क न रख सके और अपने में ही सिमट रहने को विवश कर देते हैं। ये एक ऐसी घटना थी अभिलाष टॉकीज के लेमन ऑरेंज पे बेचने वाले आदमी द्वारा एक अत्यंत विलक्षण व्यवहार के उत्प्रेरित करता है। इस विशिष्ट व्यवहार ने जब एस्था को मात्र 7 साल का था उसके छोटे से मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला जो जीवन प्रयत्न के बार बार आता रहा। उसके मन में गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उसके संवेदनशील बाल मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने भोलापन स्थायी रूप में विक्षिप्त हो गया, और जब कभी भी वो इस विषय में सोचता है तो जैसे कि ना चाहते हुए भी उसने इससे खून बहने लगता है। घाव हरा हो जाता था। उसके घिरे हुए स्थानों पे कमरा, कोठरी आदि में डर लगता है और सभी घिरी हुई जगहों में जाने को बचता था। पुस्तक में लेमन ड्रिंक ऑरेंज ड्रिंक मैन की कविता को टेक की तरह बार बार आता है। एस्था का भोला मन इस अंधकार में अनुभव से परिपूर्ण है जो उसे सारे जीवन परेशान करता है।
यहाँ एस्ता के भोले मन पर पीड़ा को ग्राहम ग्रीन की कहानी द बेसमेंट रूप में 7 वर्षीय पात्र मास्टर फिलिप, जो बड़ी उम्र वाले लोगों को भयंकरता की अस्त होता है जो तुलना की जा सकती है, जुड़वा बच्चों को झेला गया संगवात्मक। सो यहाँ पे जो है वो ट्विंस के जो ट्विंस है उनकी जो है वो किस तरह से जो है बचपन गिरा है और किस तरह से जो है उनको मनोवैज्ञानिक स्थिति बनी है, उस तरह से जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे हम लोग देख रहे हैं बेबी कोचम्मा के जीवन के ऊपर। बेबी कोचम्मा के जीवन का अनुभव अपना निजी अंश है। वह कहानी की पिशाचनी सी नज़र आती है जो हर किसी के जीवन में दुखमय बना देती है। बेबी कोचम्मा एक खूबसूरत आयरलैंड वासी साधु फादर मुलिगन से प्रेम करती है, जो केरल में ही एक साल के लिए मद्रास में अपनी सेमिनार पाठशाला के प्रतिनिधि के रूप में आया था। वह हिंदू शास्त्र के अध्ययन करने आया था ताकि उसका बुद्धिमत्ता के साथ खंडन कर सके। बेबी कोचम्मा ने फादर मुलिगन को अपने प्रेम पास के बंधन बांधने के लिए प्रत्येक साधना अपनाया। उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए बाजार में घनशीलता से ढोंग किया। प्रत्येक गुरुवार दोपहर की धूप में अविचलित रहकर वो कुएं के पास खड़े हो जाते। जवान लड़की और निर्भय बहादुर यूस्टिक दोनों ईसाई और तीव्रता कांपते बाइबल को अपने एक साथ होने का आधार बनाते हुए फादर मुलिगन को अपना बनाने की से उसकी कोचम्मा की असफलता। फादर मुलिगन आकर्षित करने के लिए सारे प्रयत्नों को बावजूद बेबी कोचम्मा को अपने कूट कपट प्रयत्नों का बुरी तरह असफल हो जाती है। यह सीमाबद्ध टकराव फादर मुलिगन वापस चल गया। इस संधि को बेला को वो अपनी अधिक उतावली थी कि रोमन कैथोलिक के रूप में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अपने पिता के इच्छाओं से सर्वथा विपरीत एक नैसिसाय शिक्षार्थी के रूप में फादर मुलिगन के निकट होने का उद्देश्य प्रवेश लिया था। उस अधिक वैद्य की उचित विधि से फादर के निकट होने से अति तीव्र इच्छावचन और प्रतिज्ञाएं लिए और कॉन्वेंट प्रवेश लिया, जैसा कि लेखिका उदत करती है। बस इतनी सी वो चाहती थी कि वह बस इतनी सी आशा कर सकने का साहस उठा सकती है। फादर मुलिगन के निकट हो जाने से उसकी दाढ़ी की सूंघ सके, बस इतना सा प्यार कर सके कि उसको निहार सके। लेकिन उसके सारे प्रयत्न निसफल हुए। उसने जल्द ही अनुभव कर लिया कि कॉन्वेंट में उसके बहुत नीचे स्तर पर है। वो एक श्रेष्ठतर भक्तिने हैं और कदाचित फादर मुलिगन के पास पहुंच सकती है। तब वो कुंठित और बेचैन हो गई और अपने माता पिता को पहले जैसी पत्र लिखने लगी कि मेरे परम प्रिय पापा और मैं लेडी वर्जिन मेरी की सेवा से ठीक और खुश हूँ और कोहिनूर दुखी और घर की याद दिखाई देती है। मेरे परम प्रिय पापा, आज दोपहर के भोजन के बाद कोहिनूर ने उल्टी कर दी और उसका बुखार आ गया। मेरे परम प्रिय पिता कोहिनूर को कॉन्वेंट में खाना पछता नहीं है, हालांकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। बेबी कोचम्मा की कुंठा निराश। इस पत्र से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बेबी के मन में गहरी कुंठा थी और उसकी आत्मा पीड़ित थी। वह अपनी बहुत पुरानी कुंठा को अम्मू और उसके बच्चों के संदर्भ में उद्घाटित करती है। उन्हें उसे असंतुष्ट और अतृप्त इच्छाओं को अधिकतम भार उठाना पड़ा था। वह उनके प्रति अत्यंत अदयालु थी। वह अम्मू और वैलुथा के प्रेम को पूर्ण नहीं होने देती और उसके जुड़वा बच्चों के प्रति लापरवाह रहती है। अम्मू के साथ उस समय तक दुर्व्यवहार करती है जब तक कि अम्मू और उसके बच्चे आयमनेम घर में रहते हैं। बेबी कोचम्मा के जुड़वा बच्चों के प्रति भावविहीनता और उपेक्षा उसके अपनी कुंठा और अतृप्त इच्छाओं को उजागर करती है, क्योंकि वह जीवन में उसे प्राप्त नहीं कर सकी जिसे वो प्यार करती थी और उसके लिए उसकी तीव्रतम कामना थी। अतः वह दूसरों को वैसा कर सकना नहीं देख सकती थी। बेबी कोचम्मा का स्वभाव, उसे अलंकारपूर्ण बाग से प्रेम था और वो अपने बाग से जिस तरह से रखती थी वस्तुओं के प्रति, जिन वस्तुओं को अपने इच्छाओं के अनुसार तोड़ने मरोड़ना चाहती थी, वो अपने आँखों तथा मन तरंगों के अनुसार उसके विकास को अवरुद्ध करना चाहती थी।
वह उसकी प्राकृतिक और स्वभाव को दर्शाती है। बाघ और उसके भ्रष्ट और परपीड़न के स्वभाव के प्रतीक है। शेर को पालने वाली वह एक मुड़ी तुड़ी लताओं से काबू से करती है, किंतु कांटेदार कैक्टस और पौधे को पनपाती थी। को सीमाबद्ध करती है और रंग बिरंगे फूलों को विरल बहुत कम पाए जाने वाले पौधों को खूब पोषण देती। वह मौसम से लड़ाई लड़ वह चीड़ जैसे सफ़ेद फलों वाले चट्टानों पर उगने वाले पेड़ों और चीनी अमरूदों के वृक्षों को उपजाने की कोशिश करती थी। हर रात वो अपने पैरों में पर सचमुच क्रीम लगाती और अपने पैरों को नाखूनों को ऊपर झिल्ली को पीछे ढकेलती। कहानी में चाको और मार्गरेट कोचामा का अंशदान। चाको और मार्गरेट कोचामा की कहानी उपन्यास की कहानी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी के मोड़ और घुमाव में भी वो अपना पार्ट अदा करते हैं। मार्गरेट कोचामा लंदन में एक कैफ़े में जहां उसकी मुलाकात चाको से हुई वेटर की तरह काम करती थी। उससे भी अम्मू की तरह अपने उन्हीं आधारों पर स्वतंत्रता और के युवा अधिकार प्रदर्शन करने के अतिरिक्त उस किसी भी अन्य बड़े हेतु से नहीं घर छोड़ दिया था। उसकी बड़ी तीव्र कामना यथेष्ट धन के साथ लेडी महिला बनने की थी। यथार्थ जगत का सामना करने के लिए उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे कि लेखिका कहती है, वो धैर्यपूर्वक पुराने जो उसके याद थे उन नियमों के साथ चिपकी रही और उसके पास विद्रोह करने के लिए अपने आप को छोड़कर और कुछ नहीं था। अतः यहाँ जब तक ऑक्सफोर्ड में भी थी उसके सिवा भी सिवाय इसके कि वो अपने ग्रामोफोन को जितने उच्च स्वर पर से बजाने की उसे घर पर अनुमति थी, उसके कुछ ही ऊंचे स्तर के से बजाने को छोड़कर हल्के प्रकाश में पड़ती है, जिसे वो समझती है कि वो बचकर निकल आई है। जिस दिन चाको उसे कैफ़े में आया, मार्गरेट के मन में चाको के प्रति एक आकर्षक जगा और उसके लगा कि चाको एक सुंदर मरली सैया माटी है और वो लंबा और बलिष्ठ था और एक मार्गरेट को उसके चमकीले और प्रसन्न गालों तथा मैत्रीपूर्ण मुस्कान की ओर सर्वाधिक आकर्षित हुई थी। वह चाको के साथ जो एक सर्वथा अजनबी था, दिल खोलकर संयम तोड़कर हंसी। उसने चाको को हंसी को विषय में सोचा और उसकी आंखों में बड़ी देर तक एक मुस्कान बनी रही। मार्गरेट कोचामा उसे चिपकी नहीं, वो एक चाको जिसकी आराधना पूजा करता रहा, क्योंकि उसने मार्गरेट ने अपना आराधना नहीं की थी। तो इस विद्रोहपूर्ण परंपरा विरुद्ध विवाह का एक अंत तीखे भरे विराम पर हुआ। अधिक दिन नहीं हुए थे जब उसने समझ लिया था कि बड़े दबाव के नीचे रहने के अतिरिक्त उन्हें विद्रोह का मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही छात्रवृत्तियां समाप्त हो गईं और उन्हें फ्लैट का किराया तो देना ही था। साथ साथ रहने में दबाव के साथ गरीबी भी आई। अब छात्रवृत्ति के पैसे नहीं था और फ्लैट को पूरा किराया देना था। मार्गरेट चाको को गंदे रहन सहन ऊब चुकी थी और उसके मार्गरेट माँ बाप ने भी मार्गरेट से मिलने के इनकार कर दिया, क्योंकि उसका बाप हिंदुस्तानियों से को नफरत करता था और ये मानता था कि चालबाज और बेईमान होते हैं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित है कि उसकी पुत्री ने ऐसे घृणास्पद आदमी से शादी की थी। जल्द ही दोनों ने तलाक हो गया और मार्गरेट ने एक जो नाम वनस्पति शास्त्री से विवाह कर लिया, उससे वे सभी गुण थे जिनका चाको में अभाव था। जैसे कि लेखिका बयान करती है कि जो वो सब कुछ था चाको में नहीं था, दृढ़ अचल धन संपन्न एक हरे बदन का। मार्गरेट कोचामा ने अपने आप को प्रकाश के इस फली चमकती धातु और लकड़ी पट्टी की ओर घिसता रहा और आकर्षित होता पाया। उपन्यास की कहानी बेतरतीब टेढ़े मेढ़े ढंग से चलती है और पुस्तक के प्रथम अध्याय इस तरह से प्रस्तुत किया है कि आने वाली घटनाओं को स्पष्ट पूर्वानुमान किया जा सकता है।